फ्रेंड्स, आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट होगा। इंडियन इकोनॉमी का जो सिलसिला चल रहा है उसमें जो ज्वलन टॉपिक है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सिविल सर्विसेज और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाता है। इसके बहुत सारे पहलू और बहुत सारे आयामों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 is going to be very important, and we are going to divide it into several parts. Like in the very first part हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक सर्वे जो है यह एक प्री कंडीशन होता है बजट के लिए, यूनियन बजट के लिए या स्टेट बजट के लिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा इसके इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे इज अ फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी द डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और ये फिनेंशियल एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड by Department of Economic Affairs, and this comes under Ministry of Finance। साथ ही साथ we need to know कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, this is tabled in the parliament, it is placed or it is presented by the minister of finance, लेकिन इसको प्रिपेयर किया जाता है CEA द्वारा। CEA के द्वारा इसको जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है कि किसने इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जानने की जरूरत है कि जो CEA थे वर्तमान तत्कालीन KV सुब्रमण्यम, उन्होंने अपने 6 इयर्स का टेन्योर पूरा करने के बाद दिसंबर 2021 में वो रिटायर्ड हो चुके हैं। इसलिए श्री संजीव सन्याल जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया है। सो दिस इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर श्री संजीव सन्याल। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि वर्तमान में CEA कौन है। तो वर्तमान में डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो दिस इज हाउ वी कम टू नो हु प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे। देन ये जो द मेन फंक्शन ऑफ this economic survey is to review of economic development। जो आर्थिक विकास की बात करते हैं, वह आर्थिक विकास के 2 आयामों को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे का कार्य होता है कि जो पिछले वर्ष का लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सभी सेक्टर्स के एनालिसिस करके और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक आउटलाइन, एक प्रोस्पेक्ट देना। सो द वेरी फंक्शन ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे इज टू एनालाइज एंड टू गिव आउटलाइन फॉर द फ्यूचर। सो ये कनेक्टिंग का काम करता है, पास्ट एनालिसिस और जो फ्यूचर होता है उसके बारे में एक आउटलाइन देना। हमें ये समझना चाहिए कि रिव्यू ऑफ व्हाट। सो रिव्यू ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अलोंग विद दैट हम मनी सप्लाई के बारे में भी देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारे पहलुओं के बारे में स्टडी करके और उसके पहलुओं पर बात करते हुए उसको एनालिसिस करके और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। सो अब हम देखें कि
क्या इकोनॉमिक सर्वे का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जाती है, आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह बात करता है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसे आमतौर पर बजट की संज्ञा दी जाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे का भारतीय संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है, और आपको पता ही होगा कि बजट शब्द का भी कहीं भी भारतीय संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है, परंतु आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है और उसे ही आमतौर पर बजट कहते हैं। तो जहां तक इसके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की बात है, इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं, ये जो रिकमेंडेशंस ये कोई जरूरी नहीं होता है, सरकार ये बाध्यकारी नहीं है, सरकार इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इवन की इकोनॉमिक सर्वे के पब्लिकेशन के लिए भी सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज टेबल्ड ऑन 1950-51 1950-51 के फाइनेंशियल ईयर में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे को रखा गया सदन में, और 1950 से लेकर आज तक इकोनॉमिक सर्वे के पब्लिकेशन की परंपरा रही है। हालांकि इसको दो चरणों में देखा जा सकता है। 1950-51 से लेकर 1964 तक की जो प्रक्रिया है, उस समय क्या होता था कि ये जो प्रक्रिया है 1964 से लेकर 1950-51 से लेकर 1965 तक की प्रक्रिया में यहाँ पर जो बजट होता था वो बजट के साथ ही इसे पब्लिश किया जाता था। मीन्स इट वॉज द पार्ट ऑफ बजट। इकोनॉमिक सर्वे वॉज द पार्ट ऑफ बजट सिंस टिल 1964। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इन परिस्थितियों में इसके बाद जब इकोनॉमिक सर्वे का पब्लिकेशन होता है, वह पब्लिकेशन बजट के एक दिन पहले, जैसे आप समझ सकते हैं कि 1964 तक यह बजट का हिस्सा था। जिस दिन बजट प्रस्तुत होता था उसी दिन इकोनॉमिक सर्वे बजट का हिस्से के रूप में प्रस्तुत होता था, परंतु 1964 के बाद यह बजट से एक दिन पूर्व इसकी प्रस्तुति होती है। जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 1 फरवरी है और कल 31 जनवरी 2022 को इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ था फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो एक चीज मैं और बता दूं कि जो बजट होता है वह बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक जिम्मेदारी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट द बजट लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन राष्ट्रपति वह किसी भी मंत्री को नामित कर सकता है। तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी होगा कि ऐसे आसानी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बजट कौन प्रस्तुत करता है या बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक जिम्मेदारी किसकी है। तो हमें याद रखना चाहिए कि वो बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, और राष्ट्रपति को किसी भी डेजिग्नेट कर सकता है, किसी भी मंत्री को नॉमिनेट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वह फाइनेंस मिनिस्टर भी हो। तो दिस इज हाउ वी हैव द नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। कि सर्वे क्या है? एक फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है, फिनेंशियल एनुअल डॉक्यूमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वह उसको तैयार करते हैं। लेकिन इसकी प्रस्तुति किनके द्वारा की जाती है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब हम देखेंगे कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके की पॉइंट्स क्या हैं। ये जो की पॉइंट्स हैं इसे हमें कुछ बिंदुओं पर देखने की जरूरत है, और अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे
तो ये मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट सेक्टर्स में ये जो डेटा है, जो तथ्य हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे एक सर्वे है और इस सर्वे के आधार पर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात की जाती है और बजट में बहुत मदद मिलती है कि किन सेक्टर पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए इसके की पॉइंट्स को जानना जरूरी होगा और हम देखेंगे कि जो की पॉइंट्स की बात करें तो पहला होगा जीडीपी प्रोजेक्शंस। जीडीपी का जो अनुमान लगाया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट का जो अनुमान लगाया जाएगा, उसमें इस सर्वे के अनुसार 2021-22 में यह कहा गया है कि जो एडवांस कैलकुलेशंस है उसके आधार पर यह पाया गया है कि ये हमारा जो जीडीपी है वह 2021-22 में 9.2% रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि 9.2% जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। किसके अनुसार? जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसके अनुसार 9.2, और ये याद रखना है किस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2022-23 का जो है इसमें 8 से 8.5% वृद्धि की बात की जा रही है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, the projection for the current financial year is 9.2% और 2022-23 है ना, इसके लिए 8 से 8.5% के बीच ग्रोथ की बात की जा रही है। तो जीडीपी प्रोजेक्शन हमारा पहला पॉइंट हुआ। द सेकेंड वन इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम, और स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसकी शुरुआत जब भारत में जब शुरुआत हुई, अगर हम यहाँ डेटा से तुलना करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम की तुलना अगर की जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2016-17 से अगर तुलना 2021-22 की जाए तो 2016-17 में 733 जो है स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी, 733, जबकि अगर 2021-22 की बात करें वी आर हैविंग मोर देन 14,000 स्टार्टअप्स। इज अ ह्यूज फिगर फॉर इंडिया। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारी रैंकिंग है विश्व में तीसरा स्थान, अमेरिका चाइना के बाद भारत तीसरा स्थान है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत ने तीसरा स्थान अर्जित किया है और इकोनॉमिक सर्वे की एक फ्लैग ये पॉइंट हो सकता है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया की रैंकिंग अमेरिका चाइना के बाद इंडिया तीसरे स्थान पर आ चुका है। नाउ अभी देखना है कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसके चलते हमारी जो अर्थव्यवस्था के जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसमें सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो सेक्टर है, मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर इज सर्विस सेक्टर, जबकि लिस्ट अफेक्टेड सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इट इज द लिस्ट अफेक्टेड सेक्टर और इसमें जो ग्रोथ हुआ है वह है 3.9%। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी to keep the note of this following, 3.9% ग्रोथ हुआ है हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। इट इज नोटेबल, नोटवर्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लिस्ट अफेक्टेड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और यह भविष्य में संभावनाओं को बताता है और यह दर्शाता है कि भारत सरकार को नीति निर्माण के लिए यह सेक्टर काफी संभावनाओं से भरा हुआ है। दिस इज द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव सेक्टर। नाउ अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो जीबीए है वह 11.8% की बात करता है, हालांकि ये प्रभावित हुआ है और 2021-22 में इस सेक्टर में 11.8% ग्रोथ की बात की गई है। ये सभी डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के
अनुसार है और ये संभावित ग्रोथ है। मैंने कहा कि सर्विस सेक्टर है सीवियरली हिट बाय पेंडेमिक, मतलब सर्वाधिक प्रभावित हुआ है यह किससे, पेंडेमिक से, कोविड-19 से, और इस सेक्टर में 8.2% ग्रोथ की बात की गई है। मैंने आपको 3 सेक्टर के बारे में बताया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 3.9%, और जो इंडस्ट्री है उसमें 11.8%, और सर्विस सेक्टर में 8.2% ग्रोथ। आप इसको चार्ट बना के देख सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग्स, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, भुगतान संतुलन की अगर हम बात करते हैं, तो भुगतान संतुलन में आयात और निर्यात की बात की जाती है, और इंडिया के लिए लास्ट 2 इयर्स काफी अच्छा रहा है, भुगतान संतुलन सरप्लस रहा है। तो ये भी एक अच्छा फिगर है कि भुगतान संतुलन कैसा रहा है, सरप्लस, भुगतान संतुलन सरप्लस। अब हम बात करें कि क्या इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है। आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में जब किसी भी वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, हाइक इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ऐसे कंडीशन में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, उसमें 2 इंडेक्स के बारे में इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का जो रेट है, उसके जो मापक है, वह मापक एक हो गया सीपीआई और दूसरा डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो सीपीआई जो है 5.6% है। हालांकि इसे कहा गया है इट इज अंडर टारगेटेड टॉलरेंस बैंड। एक टारगेटेड टॉलरेंस लिमिट होता है, वो उसके दायरे में इसको माना गया है। हालांकि इन्फ्लेशन का रेट अधिक है ना, फिर भी इसे टारगेटेड टॉलरेंस बैंड के अंतर्गत ही माना गया है। दूसरा जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यह भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यह भी डबल डिजिट में रहा है, जो कि बताता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वह अधिक है, और यह बताता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वह अधिक है, और इकोनॉमी के लिए ये सबसे अधिक चैलेंजेस है। तो हमने देखा कि जो जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इसका संवैधानिक स्टेटस क्या है। की पॉइंट्स में मैंने बताया कि जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वह 9.2 है करंट के अनुसार, और 8 से 8.5% 2022-23 में। स्टार्टअप में मैंने आपको रैंकिंग बताया कि अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम प्रभावित हुआ है हमारे कोविड-19 महामारी से, और उसमें ग्रोथ है 3.9%। जीबीए जो है इंडस्ट्री सेक्टर में 11.8% रहने की उम्मीद बताई गई है, जबकि सर्विस सेक्टर में 8.2% की बात। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इन्फ्लेशन जो बढ़ा है इसी को हम लोग चैलेंजेस के रूप में देखते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जोर देने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है, और जो सरप्लस लिक्विडिटी है वो हमारे लिए चैलेंजेज है। तो आपको पता है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी है इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को बढ़ाकर, ओपन मार्केट पॉलिसी को अपनाकर, सीआरआर को बढ़ाकर, ठीक है, और भी जो फिस्कल पॉलिसी है उसके द्वारा इसको सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये चैलेंज तो है इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स जो हम यहाँ देख रहे हैं, इसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वह एक दौर से गुजर रही है ना, लेकिन
इसे हमें संभालने की जरूरत है और सरकार इस पर कई तरह से कदम उठा रही है। सरकार एक तरफ से कोविड से बचने के लिए जो कल्याणकारी कार्य होना चाहिए उसे कर रही है। दूसरा, जो हमारी इकोनॉमी इतनी जर्जर हो गई थी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम देखेंगे कि जॉब क्राइसिस, जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, यह भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है, तो हमारे इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यह हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की जो ये समस्याएं हैं, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। और जहां तक हम इसके रिव्यू की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि the Indian economy is well placed to take on the challenges in 2022-23। अभी तक की जो स्थिति है वह भारतीय अर्थव्यवस्था उस स्थिति में अब पहुंच गई है कि 2022-23 में हमारा जो बजट होगा और जिस तरह से जो बजटीय घोषणा आज की जा रही है, मैं अगले क्लास में बजट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो रिव्यू में ये कहा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी उस हाल में है कि जो अगला वित्तीय वर्ष है इसमें एक सर्वांगीण विकास होगा भारत का। और ये जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 कहीं न कहीं इसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो तैयार है और सरकार के द्वारा भी इसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के जितने भी सेक्टर्स पर हमने बात किया आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।